हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक की दौलत की फ़ाइल नंबर 14 को डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फ़ाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। लेखक कहते हैं कि थॉमस स्टेनले ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में नॉर्थ अमेरिका के मिलेनियर्स का सर्वे करके बताया कि वे कौन हैं और उन्होंने अपनी दौलत कैसे हासिल की। इस सर्वे के परिणाम का सार अगर एक छोटे वाक्य में बताया जाए तो वह यह है कि अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में माहिर होते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। लेखक कहते हैं कि दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी धन संबंधी आदतें अलग और ज़्यादा मददगार होती हैं। लेखक कहते हैं कि जैसा हम इस पुस्तक के खंड 1 में चर्चा कर चुके हैं कि ये आदतें मूल रूप से हमारे अतीत की कंडीशनिंग पर आधारित होती हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो शायद इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, और दूसरी बात, शायद आप यह जानते ही नहीं हैं कि पैसों का आसान और प्रभावी तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाता है। लेखक कहते हैं कि धन का प्रबंधन सबसे लोकप्रिय विषय भले ही ना हो, लेकिन असल मुद्दा यही है। वित्तीय सफलता और वित्तीय असफलता के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि आप अपने पैसों का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। लेखक कहते हैं कि आसान सी बात है कि पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। गरीब लोग या तो अपने पैसों का बुरा प्रबंधन करते हैं या फिर पैसे के विषय से बिल्कुल ही कतराते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो उनको लगता है कि इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, और दूसरे वे कहते हैं कि उनके पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि जहाँ तक पहले बहाने का सवाल है कि धन का प्रबंधन करने से आपकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है, इसके विपरीत आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अपने पैसे का प्रबंधन करने से अंततः आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिससे आपको दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेखक कहते हैं कि मेरे हिसाब से यही असली स्वतंत्रता है। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं का तर्क देते हैं, वे दरअसल टेलीस्कोप के गलत सिरे से देख रहे होते हैं, और वे कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा। जबकि सच्चाई
तो यह है कि जब मैं पैसे का प्रबंधन शुरू करूँगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा। लेखक कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा। यह कहना वैसा ही है जैसा कोई मोटा व्यक्ति कहे कि मैं व्यायाम और डाइटिंग तब शुरू करूँगा जब मेरा वज़न 20 पाउंड कम हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि यह तो तांगे को घोड़े के आगे रखना है जिससे आप कहीं नहीं जाते हैं या शायद आप पीछे जाने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले आप अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन स्टार्ट करें, फिर आपके पास प्रबंधन के लिए ढेर सारा पैसा आ जाएगा। लेखक कहते हैं कि मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में मैं एक कहानी बताता हूँ जो ज़्यादातर लोगों के दिल तक पहुँचती है। लेखक कहते हैं कि कल्पना करें कि आप 5 साल के बच्चे के साथ सड़क पर जा रहे हैं और आपको एक आइसक्रीम स्टोर दिखता है और आप उसके भीतर चले जाते हैं। वहाँ पर कप वाली आइसक्रीम नहीं होती है, इसलिए आप बच्चे को एक कोन पर आइसक्रीम का एक स्कूप दिलवा देते हैं। जब आप दोनों बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे के छोटे हाथों में कोन डगमगाता है और फिर अचानक गिर जाता है। आइसक्रीम कोन से बाहर निकलकर फुटपाथ पर गिर जाती है। लेखक कहते हैं कि बच्चा रोने लगता है। आप दोबारा स्टोर में जाते हैं और जब आप दूसरी बार ऑर्डर देने वाले होते हैं तभी बच्चा एक रंगीन साइन बोर्ड देखता है जिस पर तीन स्कूप वाले कोन की तस्वीर लगी होती हैं। बच्चा तस्वीर की ओर इशारा करके रोमांच से चीखता है, मुझे तो यही चाहिए। लेखक कहते हैं कि अब यहाँ एक सवाल है, आप दयालु, प्रेमपूर्ण और उदार हैं, इसलिए बच्चे को 3 स्कूप वाला कोन दिलवा देते हैं। आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया हो सकती है, बिल्कुल। बहरहाल जब इस सवाल पर ज़्यादा गहराई से विचार किया जाता है तो हमारे सेमिनार के ज़्यादातर प्रतिभागी ये जवाब देते हैं कि नहीं, क्योंकि वे बच्चे को असफल नहीं करवाना चाहेंगे। जो बच्चा एक स्कूप को ही नहीं संभाल सकता वह 3 स्कूप को कैसे संभाल पाएगा। लेखक कहते हैं कि यही ब्रह्मांड और आपके मामले में भी सच है। हम एक दयालु और प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं और नियम यह है कि जब तक आप यह नहीं दिखा देते हैं कि आप अपने पास की चीज़ों को संभाल सकते हैं तब तक आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेखक कहते हैं कि पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं हासिल करनी होगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। याद रखें, हम आदतों के गुलाम हैं और इसलिए पैसे का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे लेखक कहते हैं, तो आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं? हम अपने
मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में इसकी विधि सिखाते हैं, जिसे कई लोग आश्चर्यजनक रूप से सरल और प्रभावी धन प्रबंधन विधि मानते हैं। इस पुस्तक में उस विधि का पूरा विवरण देना संभव नहीं है। बहरहाल लेखक कहते हैं कि मैं आपको कुछ मूलभूत बातें बताना चाहूँगा ताकि आप शुरू कर सकें। लेखक कहते हैं कि एक अलग बैंक खाता खोलें और इसे वित्तीय स्वतंत्रता खाता कहें। अपनी आमदनी यानी टैक्स के बाद 10% हिस्से को इस खाते में डाल दें। यह पैसा सिर्फ़ और सिर्फ निवेश करने और निष्क्रिय आमदनी की धाराओं को खरीदने या बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि यह खाता आपके लिए सोने की मुर्गी बनाता है, जो निष्क्रिय आमदनी का सोने का अंडा देती है, और आप इस पैसे को खर्च कब करेंगे? कभी नहीं। इसे कभी खर्च नहीं करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ निवेश करना है। लेखक कहते हैं कि जब आप रिटायर होंगे तब इस खाते से होने वाली आमदनी को आप खर्च करेंगे, लेकिन मूल धनराशि को कभी भी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हाल ही में हमारी एक विद्यार्थी एम्मा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। 2 साल पहले एम्मा खुद को दिवालिया घोषित करने वाली थी। वह ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और कोई विकल्प है ही नहीं। वह इतने कर्ज में थी कि स्थिति को संभाल नहीं सकती थी। फिर उसने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लिया और धन प्रबंधन तंत्र के बारे में सीखा। एम्मा ने कहा, तो यह बात है, मैं इस झमेले में से इस तरह बाहर निकलूँगी। लेखक कहते हैं कि सभी प्रतिभागियों की तरह हमने एम्मा को भी अपने पैसे को कई अलग अलग खातों में बांटने को कहा था। उसने सोचा कि यह दिख तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मेरे पास तो बांटने के लिए पैसा ही नहीं है। चूँकि एम्मा कोशिश करना चाहती थी, इसलिए उसने $1 हर महीने की धनराशि को खातों में बांटा। हाँ, आपने सही पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ $1 प्रति माह। लेखक कहते हैं कि हम विभाजन विधि सिखाते हैं, उसका प्रयोग करते हुए उसने $1 में से 10 सेंट वित्तीय स्वतंत्रता खाते में डाल दिए। उसने सबसे पहली बात यह सोची कि मैं 10 सेंट प्रति माह में वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बन सकती हूँ। इस पर उसने हर महीने उस $1 को दोगुना करने का विकल्प खोजा और संकल्प लिया। अगले महीने उसने $2 विभाजित किए, फिर तीसरे महीने $4 और फिर $8 और फिर $16, फिर $32, उसके बाद $64 और
12वें महीने तक वह हर महीने $2048 विभाजित करने लगी थी। लेखक आगे कहते हैं कि फिर 2 साल बाद उसे अपनी कोशिशों के कुछ अद्भुत फल मिलने लगे। वह अपने वित्तीय स्वतंत्रता खाते में सीधे $10,000 डालने में कामयाब हो गई। उसने अपने पैसों का प्रबंधन करने की इतनी अच्छी आदत डाल ली थी कि जब उसे $10,000 का बोनस चेक मिला तो उसे किसी और चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। लेखक आगे कहते हैं कि एम्मा अब कर्ज के जाल से बाहर निकल चुकी है और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की राह पर है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने सीखे हुए सिद्धांत पर अमल किया। भले ही उसने यह काम $1 प्रति माह से स्टार्ट किया हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वक्त आपके पास ढेर सारा पैसा है या बहुत कम पैसा है, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप तत्काल अपने पास मौजूद पैसों का प्रबंधन करने लगते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपको कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। लेखक कहते हैं कि मेरे मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में एक और विद्यार्थी ने एक सवाल किया कि मैं अपने पैसे का प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं पहले से ही उधार के पैसों पर जी रहा हूँ। जवाब है $1 और उधार लेकर उस $1 का प्रबंधन करें। भले ही आप उधार पर चल रहे हों या हर महीने आपको बहुत कम पैसा मिलता हो, लेकिन आपको उस पैसे का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भौतिक जगत से भी ज़्यादा बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत भी है कि जब आप ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर देंगे कि आप अपने पैसों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं, तो आपके जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। लेखक आगे कहते हैं कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता बैंक खाता खोलने के अलावा अपने घर में एक वित्तीय स्वतंत्रता पात्र को भी रखें और हर दिन इसमें कुछ पैसे डालें। यह राशि $10 या $5 हो सकती है, $1 या फिर एक सिक्का भी हो सकता है। लेखक कहते हैं कि धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो आपकी आदत है। लेखक कहते हैं कि रहस्य एक बार फिर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के अपने लक्ष्य पर हर दिन ध्यान देना है। लेखक कहते हैं कि चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती है। पैसा ज़्यादा पैसे को आकर्षित करता है। इस पात्र को अपना धन का चुंबक बना लें और अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए ज़्यादा पैसों और मौक़ों को आकर्षित करें। लेखक कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपने दीर्घकालीन निवेश के लिए 10% आमदनी बचाने की सलाह तो पहले भी सुनी होगी, लेकिन शायद आप यह पहली बार सुन रहे होंगे कि आपको अपनी 10% आमदनी
एक ऐसे खाते में भी रखनी चाहिए जो सिर्फ उड़ाने के लिए हो। लेखक कहते हैं कि पैसों का प्रबंधन करने का एक बहुत बड़ा रहस्य संतुलन बनाना है। एक तरफ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं ताकि आप उसका निवेश कर सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें। वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी आमदनी के दूसरे 10% हिस्से को प्ले अकाउंट में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रकृति से संपूर्णतावादी होते हैं। आप अपने जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग बचत करते हैं और सिर्फ बचत ही करते हैं, और हालांकि इससे उनका तार्किक व जिम्मेदार पहलू संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है और अंततः यह आनंद चाहने वाला पहलू कहेगा कि बहुत हो गया, मुझ पर भी कुछ ध्यान दो, और फिर वह बचत के परिणामों को ध्वस्त कर देगा। लेखक आगे कहते हैं कि दूसरी तरफ अगर आप खर्च करते हैं और सिर्फ खर्च ही करते हैं, तो न सिर्फ आप कभी अमीर बन पाएंगे, बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा अंततः ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जहां आप अपने पैसे से खरीदी चीज़ों का कभी आनंद नहीं ले पाएंगे और अपराध बोध महसूस करेंगे। लेखक कहते हैं कि वह अपराध बोध फिर आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अचेतन रूप से ज़्यादा खर्च करवाएगा। हालांकि हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए बेहतर महसूस करने लगेंगे, लेकिन जल्द ही अपराध बोध और शर्म लौट आएगी। लेखक कहते हैं कि यह एक दुष्चक्र है और इसे रोकने का इकलौता तरीका अपने पैसों का उचित प्रबंधन सीखना है। लेखक आगे कहते हैं कि आपका अकाउंट, आपका प्ले अकाउंट मूलतः आपको ज़िंदगी के मज़े देने के लिए है, ऐसे काम करने के लिए जिन्हें आमतौर पर आप नहीं करते हैं, या बहुत ख़ास चीज़ों के लिए हैं, जैसे रेस्टोरेंट में जाकर सबसे अच्छे डिनर या शैंपेन की बोतल का ऑर्डर देना, या दिन भर के लिए नाव किराए पर लेना, या सैटरडे रात की पार्टी के लिए किसी शानदार होटल में जाना। लेखक आगे कहते हैं कि प्ले अकाउंट का नियम यह है कि इसे हर महीने खर्च करना ज़रूरी है। यह सही है। हर महीने आपको उस खाते का सारा पैसा इस तरह से उड़ाना चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि आप अमीर हैं। लेखक कहते हैं कि कल्पना करें कि आप मसाज सेंटर में जा रहे हैं, अपने खाते का सारा पैसा अकाउंट पर रख रहे हैं और मसाज करने वाले 2 प्रोफेशनल से कह रहे हैं कि मैं आप दोनों से मसाज करवाना चाहता हूं, हॉट रॉक्स और ककड़ियों के साथ। उसके बाद मेरे लिए लंच मंगवा देना। लेखक आगे कहते हैं कि जैसे मैंने कहा, फिजूल खर्ची हम में से ज़्यादातर लोग अपनी बचत योजना पर
तभी चल पाएंगे जब हम मौज मस्ती की योजना से उसका संतुलन बना लेंगे, जो हमें अपनी कोशिश के लिए पुरस्कार देगी। लेखक कहते हैं कि आपका प्ले अकाउंट आपकी पाने वाली मांसपेशी को मजबूत करने के लिए भी तैयार किया गया है। यह पैसे के प्रबंधन को बहुत मज़ेदार बना देता है। प्ले अकाउंट और वित्तीय स्वतंत्रता खाते के अलावा मैं आपको 4 अन्य खाते खुलवाने की सलाह भी देता हूँ, और ये खाते इस प्रकार हैं। नंबर 1, खर्च करने के लिए अपने दीर्घकालीन बचत खाते में 10%। नंबर 2, शिक्षा खाते में 10%। नंबर 3, आवश्यकता खाते में 50%। और नंबर 4, दान खाते में 10%। लेखक कहते हैं कि गरीब लोग सोचते हैं कि आमदनी ही सब कुछ है। वे मानते हैं कि अमीर बनने के लिए इंसान को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि एक बार फिर कहता हूँ कि यह विचार घटिया घोड़े की लीद है। सच्चाई तो यह है कि अगर आप अलग अलग खातों की योजना के हिसाब से अपने पैसों का प्रबंधन करते हैं तो आप तुलनात्मक रूप से कम आमदनी के बावजूद आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन सकते हैं। और अगर आप पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते, चाहे आपकी आमदनी कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। इसलिए ऊंची आय वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, वकील, खिलाड़ी और यहाँ तक कि अकाउंटेंट भी मूलतः कड़के होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सिर्फ यह नहीं है कि अंदर कितना पैसा आता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अंदर आने वाली आमदनी के साथ करते क्या हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे एक प्रतिभागी जॉन ने मुझे बताया कि जब उसने पहली बार धन प्रबंधन सिस्टम के बारे में सुना तो उसने सोचा कि कितना बोरिंग काम है, कोई इस नीरस काम में अपना कीमती टाइम क्यों लगाना चाहेगा। और फिर बाद में सेमिनार के दौरान उसे आखिरकार यह एहसास हो गया कि वह किसी दिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहेगा, ख़ास तौर पर जल्दी। इसलिए उसे भी अमीर लोगों की तरह अपने पैसों का प्रबंधन करना ही होगा। लेखक कहते हैं कि जॉन को यह नई आदत डालनी थी, क्योंकि यह निश्चित रूप से उसके लिए स्वाभाविक नहीं थी। उसने कहा कि इससे उसे एक पुरानी घटना याद आई कि जब वह ट्रायथलॉन का प्रशिक्षण ले रहा था, वह तैराकी और साइकिलिंग में सचमुच अच्छा था, लेकिन दौड़ने से वह नफ़रत करता था। दौड़ने से उसकी पीठ, पैर और घुटने दुखने लगते थे। हर प्रशिक्षण सत्र के बाद उसका शरीर अकड़ने लगता था। वह हमेशा हांफता रहता था और उसके फेफड़े हर बार जलते थे। हालांकि वह तेज नहीं भागता था। दौड़ने का नाम सुनकर ही
उसे दहशत होने लगती थी। बहरहाल वह जानता था कि अगर उसे बेहतरीन ट्राएथलीट बनना है तो उसे दौड़ना सीखना होगा। यह उसकी सफलता के लिए अनिवार्य था। जहां अतीत में जॉन दौड़ने से बचता था, अब उसने हर दिन दौड़ लगाने का फैसला किया और कुछ महीने बाद उसे दौड़ने में मज़ा आने लगा। वह हर दिन इसके लिए उत्सुक रहने लगा। लेखक कहते हैं कि जॉन के साथ यही धन प्रबंधन के क्षेत्र में भी हुआ। शुरुआत में तो वह इसके हर मिनट से नफरत करता था, लेकिन बाद में वह दरअसल इसे पसंद करने लगा। अब वह इस बात का इंतज़ार करता है कि कब सैलरी मिले और वह उसे अलग अलग खातों में विभाजित कर सके। उसे यह देखने में भी मज़ा आता है कि उसकी नेटवर्थ $0 से $3 लाख हो गई है और वह हर दिन बढ़ भी रही है। लेखक कहते हैं कि मूल बात यह है, या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित कर लेगा। पैसे को नियंत्रित करने के लिए आपको इसका प्रबंधन करना होगा। लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब सेमिनार से निकलने के बाद लोग बताते हैं कि अपने पैसे का सही प्रबंधन शुरू करने के बाद वे धन, सफलता और स्वयं के बारे में कितना ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह आत्मविश्वास उनके जीवन के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाता है और उनकी खुशी, उनके संबंधों और यहाँ तक कि उनकी सेहत को भी बढ़ाता है। लेखक कहते हैं कि पैसा आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं तो आपके जीवन के सभी क्षेत्र हवा से बातें करने लगेंगे। लेखक अंत में कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणा कहें कि मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ और फिर अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद डिटेलिंग आर्मी।